बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो आज नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम की बात करेंगे और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में इस वक्त वेदर की जो सिचुएशन है बहुत खराब है। बिल्कुल शहरबानो और बिलखसूस यूएई की जब हम बात करते वीडियोस हैं, देखी आपने यूएई की? बिल्कुल कैसे वहाँ पे फ्लड आया वेदर हुआ बहुत है। एक्सट्रीम Oh हो my गया है, God। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अरब अमारात की सातों रियासतों में शदीद बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। अमाराती महकमा मौसमियात ने आसमानी बिजली और ओले पड़ने की पेशगोई भी कर दी है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश के बायस दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ है और दुबई में मुतअद्दिद अहम शाहराहें तूफानी बारिश के बायस ज़ेरे आब आ गई हैं और ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये विजुअल्स तो हाँ, ये देखेंगे ऐसे फ्लड आया हुआ। मैंने जो विजुअल्स देखे हैं वो उनका पहाड़ी कोई इलाका है, इस कदर तेज़ तूफ़ान है और पूरा सैलाब फ्लड की तरह पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, बहुत खौफनाक मनाजिर हैं। दूसरी तरफ अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पहाड़ी इलाकों में भी शिमाली काज़ाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। यूराल, करगन, मगरबी साइबेरिया, शिमाली काज़ाकिस्तान में सैलाब से हज़ारों मकानात तबाह हो चुके हैं, राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार है, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। गैर मुल्की मीडिया ने हालिया सैलाब को रूस और काज़ाकिस्तान में आने वाले सैलाब को सदी का बदतरीन सैलाब करार दिया गया है और रूस के औरल माउंटेन, साइबेरिया और काज़ाकिस्तान में 1,20,000 से ज़्यादा अफराद इनखला पर मजबूर हो चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक काज़ाकिस्तान के 8 सूबों में हंगामी सूरत हाल का नफाज बरकरार है, जबकि सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी और ये शहरबानो अनयूजुअल सिचुएशन है मेरे ख्याल से कि अच्छा, ऐसा पाकिस्तान में भी जब होता है ना तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि क्या इंतजाम किए गए हैं। हाँ, क्या इंतजाम किए गए हैं, हम मर रहे हैं। लेकिन ये कि एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अगर आप हालात को देखें तो हालात वहाँ पर भी वैसे ही हैं, लोग बेबस हैं। नेचर के अगेंस्ट तो नहीं आप कंपटीशन कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी रख सकते हैं क्योंकि इसी वजह से महकमा मौसमियात या इस तरह के जो इदारे पीडीएमए के जो इदारे हैं उनकी जानिब से वेदर एडवाइजरी भी जारी कर दी जाती है। मतलब उसको कहा जाता है मिनी यूरोप का नाम दिया जाता है, लेकिन जब भी बारिश होती है वहाँ पे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, शायद वो निकासी आप उस तरह से तैयार ही नहीं था दुबई। अब तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल जो क्लाइमेट पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं कि जो मुतासिर हो रहे हैं और हम वेदर एक्सट्रीम देख रहे हैं। अगर सर्दी है तो वो एक्सट्रीम है, गर्मी है तो शिद्दत की गर्मी है, और जब ये बेमौसमी बारिशें कह लें इन्हें जो आती हैं जब तो सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है। बड़ी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। खैर हमारी दुआ है कि ये जो सूरत हाल है जल्द थम जाए और वहाँ पर जो लोग हैं वो महफूज रहें। रूस है, साइबेरिया का इलाका है, या फिर दुबई है, शिमाली काज़ाकिस्तान का बिलखसूस जो इलाका है वो ऑरल माउंटेन है, साइबेरिया है काज़ाकिस्तान, जहाँ 1,20,000 से ज़ायद अफराद को इनखला करने पर वो बिल्कुल मजबूर हैं। और ये तो खैर यूएई और दीगर ममालिक की हमने बात की, पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी बारिशों के हवाले से जो सिलसिला है वो जारी है। और अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में कई रोज़ से बारिशों की वजह से 21 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 32 जख्मी बताए जा रहे हैं। और पीडीएमए की जानिब से जारी रिपोर्ट में ये बताया गया है जी कि जाँ बहक होने वाले अफराद में 9 बच्चे हैं, 3 खवातीन हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से 53 घरों को मुकम्मल और 277 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। उधर बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशें जारी हैं और बलूचिस्तान में होने वाली बारिशों के बायस 9 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें एक लड़की बताई जा रही जाँ बहक हो गई है। और पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पीडीएमए ने सूबे भर में 18 से 21 अप्रैल तक तेज़ बारिश की पेशगोई की है। और आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का मौसम और हुकूमती इकदाम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल पीडीएमए हैं मोहम्मद कैसर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मूसलाधार बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाई है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो अगर हम बात करें लोगों के माली नुकसान की या जानी नुकसान की, तो क्या इतलात हैं आपके पास? हफ्ते से ये बारिशों का स्पेल चल रहा है और उसमें कुछ अमवात हुई हैं और कुछ अमलाक को नुकसान पहुँचा है। तो अभी और ये जो हम अभी इतलात ये आ रही है कि हो सकता है कि कुछ मज़ीद भी ये अमवात हो। और अभी इस वक्त हमारे पास 24 टोटल अमवात हो चुकी हैं और उसमें 34 जो है वो ज़ख्मी हैं।
और इसके अलावा जो हाउस डैमेजेस है वो तकरीबन 366 है हमारे पास इस वक्त, जो टोटल घरों की उसमें पार्शली भी है और फुली डैमेज भी है। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो जिनकी डेथ हो गई है उनको हमने ऑलरेडी कंपनसेट कर दिया है, जो उनको एज़ पर पॉलिसी यहाँ पे हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है वो कंपनसेट कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी जो इसके अलावा ये इंजर्ड है उनका एक मेडिकल बोर्ड होता है, वो जैसे ही होगा वो विद नेक्स्ट 2 डेज़ वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी हम उनको भी कंपनसेट कर देंगे। और जहाँ तक हाउस डैमेजेस होंगी उसमें असेसमेंट होगी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। उस असेसमेंट के नतीजे में फिर जो फुली डैमेज्ड होंगे वो पार्शली डैमेज कैटेगराइज करके उनके अकॉर्डिंगली हम उनको पेमेंट देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल कैसर खान साहब, सिचुएशन वर्स होती जा रही है और अब जो हलाकतों की तादाद है केपी में 21 से बढ़कर 24 हो चुकी है, तो खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जो ख़तरे की जद में आ सकते हैं मजीद? जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेल एक हफ्ते तक चलेगा और अभी नेक्स्ट जो कल तो एक हमें मेट डिपार्टमेंट की तरफ से यही इतला है कि कल भी एक सनी डे होगा, लेकिन परसों से फिर एक स्पेल आएगा 19 तारीख से कि 18-19 तारीख से, कि जिसमें मतलब कुछ इलाके अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हमारे ये मालाकंड डिवीज़न के हैं, जिसमें अपर लोअर चतराल हो गया और इसके अलावा दीर अपर लोअर, कोहिस्तान अपर लोअर, इसके अलावा कोलाई पालस, और इस तरह हज़ारा डिवीज़न में जब आप आते हैं तो उधर मानसेरा हो गया, बटग्राम वगैरह, ये कुछ इस तरह की एक वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमें ये ख़दशा है कि यहाँ पर अगर बारिश अपने हद से ज़्यादा हुई तो नुकसान कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं, जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन से उनको हमने सारी चीज़ें उनको इत्तलात दी हुई हैं, एडवाइजरीज वगैरह, और ये सारी उनके साथ हमने शेयर की हुई हैं। तो दे आर अलर्ट, और इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की इवेंचुअलिटी आती है तो वी आर फुली प्रिपेयर टू डील विद एनी इवेंचुअलिटी। कैसर साहब, अभी बिजली का निज़ाम भी वहाँ पर दरहम बरहम है। अगर हम बात करें दरियाए काबुल की, तो वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से कौन से इलाके मुतासिर होने का खदशा है? हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें कभी ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है, लेकिन अक्सर औकात ये होता है ये नॉर्मल उसमें फ़्लो में चल रहा होता है रिवर। तो आज और कल दरमियानी शब कुछ पानी जो रिवर बेड के साथ जो इलाके हैं हमारे, जिस तरह अकबरपुरा हो गया, मनाखेल एरिया हो गया, इसके अलावा साबत नसबात हो गया, और इसके अलावा कुछ इस तरह के कंडिक्यूस एरियाज़ हैं जिसमें पानी चला गया था, और वहाँ के बासियों को, वहाँ के जो लोग थे उनको हमने बाहिफाजत इवैक्यूएट करके साफ ये जो सेफ मकामात पर हम लोग लेकर उनको जा चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट है कि अगर उनको किसी किस्म की फूड या नॉन फूड आइटम्स की ज़रूरत हो तो वो भी उनको रेडीली वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है मनाखेल एरिया, यहाँ पर एक ब्रिज हो गया था, उसमें ब्रीच आ गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सारी लाइन डिपार्टमेंट्स थी उसके साथ CNW और बाकी डिपार्टमेंट्स, उन्होंने इफ़ेक्टिवली उस ब्रीच को रोका और पानी को स्पिल ओवर होने से बचा लिया, और इलाके को एक खुदा नखास्त एक बहुत बड़ी तबाही से बचा दिया। लेकिन एज ऑफ नाउ मतलब सिचुएशन इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल, और वी आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ नौशेरा एंड चारसदा, बिकॉज दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू फ्लडिंग। तो हम उनके साथ कांटेक्ट में, कंटिजेंसी प्लान्स भी हम लोगों की इन प्लेस हैं, और सारी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो हमारी वहाँ पर मौजूद है। तो गॉड विलिंग इंशाल्लाह ये स्पेल विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन और ये गुजर जाए। जी, तो कैसर खान साहब, आपने बोला है कि सिचुएशन तो ताहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि बिजली गिरने के वाक़यात हो रहे हैं और बिजली गिरने से बहुत सी हलाकतें हुई हैं। इस हवाले से शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं? आप एहतियाती ताबीर कर लें कि आप जब आपको पता हो कि बादल हो या लाइटनिंग का सीज़न हो, बारिश के दौरान आप ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें, आप जो स्टील से बनी हुई चीज़ें अप्लाइंसेस हैं उनसे दूर रहें, और तीसरा जो वुडन चीज़ें होती हैं उनसे मतलब आप मतलब
ज़्यादातर मतलब वो चीज़ें अगर आपके अप्लाइंसेस में होंगी तो वो आपके लिए ठीक रहेंगी। और इसी तरह अगर आप सारी प्लम्बिंग जो आपका जो सैनिटेशन सिस्टम होता है या सीवरेज सिस्टम होता है उसको भी अगर आप प्लास्टिक कर देंगे, लेकिन ये कुछ इस तरह की प्रिकॉशंस हैं कि जो मतलब अब चॉइस होती है इंसान की कि मतलब वेदर दीज चॉइसेस आर डिज़ायरेबल और नॉट, क्या हमें वो करनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की एहतियाती तदाबीर कि आपको उसके साथ अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो इसमें कोई आसान सा वो जवाब नहीं है इसका, लेकिन ये कि वी कैन स्टिल मतलब बी केयरफुल कि अगर इस तरह का कोई इवेंचुअलिटी तो जो मिनिमम एहतियाती तदाबीर हो सकती है कि कमरे में खड़े हैं तो आप कोने में खड़े हो जाएं, आप बाहर खड़े हैं तो अंदर आ जाएं, कि जो छोटी छोटी मतलब जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत आपकी रेस्क्यू की बढ़ जाती है। अदरवाइज़ मतलब ये है कि इट्स जस्ट लाइक अ ब्लाइंड बुलेट, मतलब इट कैन हिट एनीबडी, और इससे कोई एहतियाती तदाबीर ऐसा हो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जनरल PDMA, और उनकी जानिब से बताया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी सर्विसेज जो है पहुंचा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 24 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं, और बिजली से भी बहुत सारे लोगों की अमवात हो रही हैं। शहर बानो कैसर खान ये भी कह रहे थे कि सिचुएशन ताहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन सिचुएशन मजीद वर्स हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो मजीद तेज़ की जाएँ, और स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो वो इलाके हैं जहाँ तक अभी इमदाद नहीं पहुँची है, कोशिश की जाए कि वहाँ तक बर वक्त इमदाद पहुँचाई जाए। और साथ ही साथ हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद आए और ये मामला और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ जो जहाँ जहाँ भी ये फ्लड वाली सिचुएशन है वहाँ पर ये तमाम सूरत हाल थम जाए, और लोग जो हैं वो अपने घरों में महफूज मकामात पर वैसे ही ज़िंदगी गुजारें जैसे सैलाब से पहले गुजार रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सियासत की बात कर लेते हैं जी। मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है आपके सामने रखते हैं। नई हुकूमत आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि हैजानी कैफियत है, और PTI ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। एक अपोजिशन ने इत्तेहाद बनाया, मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, और इतलात आ रही है कि 21 अप्रैल से बाकायदा ये जलसे शुरू कर दिए जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान का आपस में राब्ता हुआ, जिसमें दोनों जमातों में राबतों को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की है, और मुश्किल हालात से निकलने के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का फैसला किया है। तो मुश्किल हालात से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा इस पर बात करते हैं। इसी पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। नई हुकूमत आने के बावजूद मुल्क की सियासत गैर यकीनी से दो चार है, हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, अपोजिशन सड़कों पर आने के लिए तैयार है। सारी सिचुएशन हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ऐसे हालात में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? लोगों को कोई आसानी मिलेगी? देखें, जैसे आपने बात की, इलेक्शन गुजर गए, हुकूमतें बन चुकी हैं जी, और अपोजिशन जो है वो रोलों पे आना चाहते हैं, और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाया। देखें, जमहूरी हुकूमतों में इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं, एहतजाज भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन देखें, जो मुल्क की इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो गुजर रहा है, इक़्तिसादी उससे, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है और ये ड्यूटी है कि हम इस मुल्क को जो है आवाम की खातिर जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालें। लेकिन PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें या अपोजिशन की जमातें जो इत्तेहाद बनाए और उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, उनका जमहूरी हक है वो करें, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करेंगे, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। लेकिन बात यह है कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस दिन भी लाड़काना में बात की, नौडेरों में बड़ी खुदाबख्श में जैसे खिताब किया कि इनके मसाइल क्या हैं, टीओएस क्या है, किसके लिए इत्तेहाद बनाए, क्या हुकूमत ने उनको ना किया कि हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है? PTI की जब हुकूमत थी तो कहते हमने आपके साथ हाथ भी नहीं मिलाना, बैठना भी नहीं है, चाहे मुल्क की सलामती की बात क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म गायब होते थे, अपोजिशन मौजूद होती थी। तो हुकूमत के साथ उनके जो इशूज़ है उस पर पहले उसके टीओएस और सामने से लेकर आएँ। जो साथ साथ आपने दूसरी बात की कि असद कैसर और मोहम्मद फजल रहमान साहब ने जो है अपने राब्ते तेज़ करने और मजबूत करने, और शायद मे बी नॉट, मतलब है कि दोनों हो सकते हैं कि अगर उनका इत्तेहाद बनता है तो पहले तो PTI जो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के, उनके हक पे डाका डाला गया खैबर पख्तूनख्वा में। अगर मौलाना फजल रहमान के हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत तो PTI को मिला है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिला है जो उनके लिए
लेकिन तो लिहाजा पहले मोहम्मद फजल रहमान साहब को जी बकौल पीटीआई तो उनके हक पर डाका डाला गया ना ओवरऑल, इसलिए तो इत्तेहाद बन रहा है। ओवरऑल नहीं इत्तेहाद बन रहा है ना, तो मोहम्मद फजल रहमान ने भी तो कहा है ना, तो मोहम्मद फजल रहमान के हक में जो डाका डाला गया तो पीटीआई को दे दिया गया। तो पीटीआई पहले मोहम्मद फजल रहमान का जो कि घर में जो चोरी हुई है, डाका डाला गया बकौल मोहम्मद फजल रहमान के, वो उनको वापस कर दे माल। उसके बाद देखें वो जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि बनाया जाए, पहले खैबर पख्तूनख्वा से बिस्मिल्लाह करें, उनकी हुकूमत है वहाँ पर, अपने लिए अपनी मिसाल तो कायम कर लें ना कि हमने ये कर लिया और बाकी सूबे भी ये करें। तो अपने लिए तो सब कुछ वो हलाल समझते हैं, बाकी कोई हराम समझते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा से बिस्मिल्लाह कर लें, हम फिर समझाएंगे कि बिल्कुल। अब मोहम्मद फजल रहमान कह रहे हैं कि मेरे बोला था फजल रहमान पहले तो नून लीग के बड़े गुण गा रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया, अब क्यों आ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए सियासत में इतिहाद बनते भी हैं टूटते भी। जब हमारा पीडीएम के इतिहाद बना था तो ये पीटीआई वाले शोर कर रहे थे किसी कहने पे बना है, कितनी मराद दी है इन जमातों को। आज वही जमातें इनके साथ मिली हुई हैं, तो आज वो बताए ना कि कैसे बना इतिहाद, किस तरीके से बना है, क्यों बना है। तो ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि लोग गैर यकीनी का शिकार हो जाते हैं कि हम किसको फॉलो करें? कभी ये आपस में एक होते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त बातें करते हैं। देखें पॉलिटिक्स है, देखें कुछ जमातें जिस वक्त अपोजिशन में हैं ये पीटीआई की हुकूमत के हिस्से भी थे, फिर अदम एतमाद हमारे साथ आए, आज वो दोबारा जो है वो अपोजिशन की जमातों के हिस्सा बने। तो पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं, चीजें चलती रहती हैं। लिहाजा इसमें मैं नहीं समझता कि फिर तो सियासत जाती मुफाद के लिए हो रही है ना, फिर अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सियासत तो नहीं हो रही। और अब हुकूमत की जानिब से जब ऑफर आई है नून लीग की जानिब से बिलखसूस के पीपल्स पार्टी को हुकूमत का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो क्या लाहे अमल होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करेगी। माजी में भी जब 16 महीने हमारी हुकूमत थी, हमने इस वक्त अपनी इत्तेहादी जमातों को कन्विंस किया और हमने उस वक्त की अपोजिशन के साथ उनको बिठाया। एक्साइज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का यह फैसला था कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना और हमने हुकूमत को सपोर्ट करना है। लिहाजा जो भी फ्यूचर का फैसला होगा पाकिस्तान उस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला करना है। मैं या कोई और शख्सियत नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें डिसाइड होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं भी आपको बोलूँ कि जी हम काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। साहब आपका मशवरा क्या होगा, आपकी ज़ाती राय क्या है? चले आपसे तो बात हो सकती है ना इस वक्त, आपकी ज़ाती राय क्या है? इस वक्त आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए? मेरी जो ज़ाती राय मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में देना है ना, मैं अपनी ज़ाती राय तो ऐसे चले कुंडी साहब ज़ाती राय ना दें, ये बता दें कि अगर ऑपोजिशन जमातें निकलती हैं सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी किसके साथ होगी? पीपल्स पार्टी डेफिनेटली हुकूमत के साथ होगी। मैंने जैसे पहले कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपोजिशन को दावत दी, क्या है हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात करें, आए आपकी इशूज़ क्या हैं, जो हुकूमत के लेवल के इशूज़ हैं उस पर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब जो अगर अदालतों की बात करते हैं या उसे कहते हैं उससे तो अदालतों ने फैसला करना है। हम तो अदालतें नहीं लगा सकते हैं ना, हम जज हैं। वो फैसला अदालतों ने करना है। अदालतें जो है हमेशा ये भी कहते रहे हैं, हम भी कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, तो अदालतें में जाएँ, अदालत फैसला करेगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। लिहाजा अदालतों का फैसला अदालतों ने करना है। पॉलिटिकल फैसले हुकूमती हवाले से हैं, वो हुकूमत के साथ बैठे, बिल्कुल बैठे। हम कहते हैं हम उनको कन्विंस करेंगे, बैठे क्योंकि जो मसाइल हैं साहब मैं सवाल थोड़ा हट के पूछना चाह रही हूं हमारी गुफ्तगू से। सवाल ये कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाबुओं की वजह से ये सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं उन्हें, तो बाबू कौन है वो? देखिए इस्लामाबाद में जो कुछ लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मसाइल डेफिनेटली होते हैं। उसको जो है उसको ठीक करना पड़ेगा और उस पर जो है वो काम शुरू होता है इंशाअल्लाह। हम पूरी उम्मीद हैं कि वो मसाइल जो है ये हुकूमत जो है इस मुल्क को मसाइल से निकालेगी और जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी निकालेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फर्ज बनता है। पाकिस्तान भी उस पार्टी की जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है। हम डेफिनेटली इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, हुकूमत को मशवरे भी देंगे, उनको गाइड करेंगे इन चीज़ों में। हम ऐसे उसमें नहीं होंगे कि हम उनके ऊपर तनकीद करेंगे। हम अगर उनके ऊपर तनकीद भी करेंगे तो इस्लाह के लिए करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे डेफिनेटली हम बस बैठे होंगे और सिर्फ जो है वो तनकीद करेंगे जैसे अपोजिशन की जमातें कर रही हैं। तो कुंडी साहब आपको लग रहा है जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोली नून लीग पर ही है? देखें ये एक मुश्तरका हुकूमत कहें या जो है वो इत्तेहाद कहें बाकी जमातें, देखिए हमने इसलिए हुकूमत के हिस्से भी नहीं बने थे कि जब माजी में हम 16 महीने थे आप लोग भी एतराज़ कर रहे थे इतनी बड़ी काबीना, बहुत ज़्यादा इत्तेहादी जमातें थे, उनको काबीना का हिस्सा बनाना था, बहुत सी वजारतें थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ओपनली जो है वो फ्रीली काम नहीं कर सकते थे, की टीम कहती थी। इस दफ़ा हमने कहा कि उनको फ्रीली काम करना चाहिए। हमारे भी सही कुंडी साहब जाते बस वक्त बड़ा कम है कि जवाब जल्दी में देते हैं। बड़ी कंफ्यूजन है
रात के अंधेरे में हुकूमत जो है वो पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी कर देती है और सुबह के उजाले में सूबाई हुकूमतें रोटी सस्ती कर देती हैं। तो ये कोई हो सकती है ये सिचुएशन? देखें, जब IMF के पास जाएंगे, IMF से आप कर्जा लेंगे तो मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे और हुकूमत को भी इस पे देखना पड़ेगा कि वो आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं। हमें आवाम को रिलीफ देना होगा। हमें जो है नहीं, देखें, आप अगर ये कहें कि आप IMF से कर्जा भी लेंगे, आप जाएंगे उनके पास और आप चीज़ें सस्ती करेंगे, लेकिन उसमें उन सब चीज़ों में देखना पड़ेगा कि आप आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, गरीब आदमी को क्या रिलीफ देते हैं। गरीब आदमी ने अगर आपको वोट किया हुआ है तो इसीलिए क्या कि आप उनको रिलीफ दें। हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पे कि जो हुकूमती कॉरिडोर्स में हमेशा घूम रहे होते हैं, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो, उनको जो है टैक्स जोन में लाना पड़ेगा और गरीब को रिलीफ देना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत को जो है प्लानिंग मुंडी साहब, अभी यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि IMF का जब पैकेज आएगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। तो अभी अगर महंगाई बढ़ती है मजीद आने वाले दिनों में, जिसकी पेशन गोई भी वाज़े तौर पर की गई है, तो क्या वो मलबा सारा नून लीग पर होगा या पीपल्स पार्टी भी कोई जिम्मेदारी लेगी उसकी? नहीं, सारी सियासी जमातों पे हो गया। देखिए, IMF सिर्फ नून लीग नहीं करी, हमारी हुकूमत में भी था, PTI के दौर में भी था। मैं पूरे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी जो टीम है कि वो इस मुल्क को जो है और इस हुकूमत को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो इस हुकूमत को गाइड करेंगे और इस मुल्क को जो है इंशाल्लाह एक सारी बहरान से निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बताया। तो ये थी जनाब पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मईशत की। तो सऊदी वफ्द और पाकिस्तान को मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दिया गया है। ये दौरा है उनका सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में। सऊदी वफ़द ने सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सरमायाकारी के 10 साला मनसूबों की पेशकश भी की, जिस पर सऊदी अरब की जानिब से आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ बड़ी पेशरफ्त का वादा भी किया गया है। अगर हम बात करें दूसरी जानिब, तो IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई की गई है। अल्लाह करे कि ये पेशगोई, ये रिपोर्ट जो है दुरुस्त साबित हो। बिल्कुल, और रिपोर्ट में साथ ही साथ मुआशी शरह नमू 3.5% तक जाने, महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। तो तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी का अज़्म और इरादा मुल्क की मईशत के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इससे मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा होने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कोशा है और इसी सिलसिले में सऊदी अरेबिया ने जो है ऑब्वियसली हमेशा से साथ भी दिया है और हमने भी साथ दिया है जी। ये किया है कि एक दो चार सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे आज जब SIFC का कायम हुआ था, और उसके बाद जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है वैसे तो, और उसके बाद फिर ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट को जो है वो इनकरेज किया जाए और ख़ासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए। तो आपने देखा था कि 10 एक दिन पहले जो है हमारी तरफ से भी हमारे जो लीडरशिप है वो वहाँ गई और ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है, फॉलो थ्रू बहुत तेज़ हुआ है और उसके बाद फ़ौरन से उनकी लीडरशिप आई है और उसमें देखें बात यह है कि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, ग्रोथ में इजाफा हो सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉलर की लिक्विडिटी हमें चाहिए क्योंकि हमें आगे रीपेमेंट्स हैं, IMF के साथ अभी हमारा मुआहदा जो है नया वाला होना है। तो अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो हामी भरी, सऊदी अरेबिया आया। अब देखना ये होगा कि किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें रिफाइनरी की बात हो रही है, रिफाइनरी सेक्टर की, जिसके अंदर माइनिंग की बात हो रही है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, खासकर माइनिंग की बात हो रही है और कॉपर एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो इसमें देखना ये होगा कि हमारी तरफ से इसको कैसे वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सिर्फ कॉपर निकाल के अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और अभी हमने ये बताया भी अब देखने वालों को कि IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर होंगे, मईशत में बेहतरी आएगी। तो कितना यकीन रख सकते हैं हम इस रिपोर्ट पर? देखिए, मईशत में बेहतरी बिल्कुल आ सकती है और आगे जाते हुए जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है। और इक़दामात क्या है? देखें, इक़दामात में
आपको जो है अपने घर को ठीक करना है। पहले भी हमने किया ये था, जैसे हम आपने देखा होगा 2019 में भी सऊदी अरेबिया ने जो है काफी बड़ी अमाउंट कमिट की थी हमारे साथ, तकरीबन कोई 20-22 बिलियन डॉलर, जिसके अंदर रिफाइनिंग भी शामिल थी, जिसमें और एरियाज भी शामिल थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात की, टूरिज्म भी शामिल था। फिर उसके बाद देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाती है। उसकी वजह से आपको पता है मैक्रोज जो हमारे मईशी जो आदाद-ओ-शुमार है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, और हम तो डिफॉल्ट के करीब आ जी। कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा, चाहे वो आपका दिलीना दोस्त ही क्यों ना हो। और वही सऊदी अरेबिया उसी वक्त उसने इंडिया के साथ भी कमिटमेंट की थी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। तो बात यह है कि हमने अपना घर जो है वो सही तरीके से नहीं संभाला, खुद इसमें हमारा कसूर ज्यादा है बनिस्बत इसके कि बाहर वाला हमारा पॉइंट आपने अभी रेज किया है, घर संभालने की जो बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जब बात आप कर रहे थे, आपने डॉलर लिक्विडिटी की बात की, डॉलर्स चाहिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं सऊदी दौरे के, वो आ रहे हैं जी कि लगभग 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, 5 बिलियन डॉलर्स। तो व्हाट डू यू थिंक सर, 5 बिलियन डॉलर्स वुड बी इनफ फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? देखिए पूरे साल में तो हमें हर साल 10 बिलियन डॉलर की जरूरत है, पूरे साल। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अभी बाकी है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन डेफिसिट बहुत है, हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमने अभी की नहीं उस तरह से, एग्रीकल्चर जो है वो जो पोटेंशियल है उसका। उसके अलावा एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, माइंस की तो मैं बात कर चुका हूँ, माइनिंग की, और उसके अलावा जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फूड है, डेयरी है, और आपके अलावा आपके पास फार्मास्यूटिकल्स है। तो और अभी तो सेमीकंडक्टर वो जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया जिसमें जा रही है, वो तो मैंने बात ही नहीं की। तो बात ये कि 5 बिलियन डॉलर्स इनफ नहीं है, लेकिन बात ये कि जैसे शुरुआत तो हो बहुत लग अच्छे रहा है कि से। अगर सऊदी अरब सक्सेसफुली 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करता है, जो दीगर खलीजी ममालिक हैं, जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ब्रदर जो है इस्लामिक ममालिक नहीं, पूरी दुनिया के लिए हमें खुलना है, और हमने ऐसे काम करने हैं, ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं जो कि कंट्री न्यूट्रल हो जाए, कि कोई भी हो वो पाकिस्तान को प्रेफर करे एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ना कि ये कि जी ये मेरा इस्लामी भाई है इसलिए सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये नहीं हो। हमें जो है सारी दुनिया के लिए ऐसा माहौल पैदा करना है, सूद में कमी हो, रुपये की डॉलर की जो हमारी पैरिटी है वो बेहतर हो, ओवरऑल हमें सब जाते जाते बस ये बता दें जल्दी से, हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम कोई हालात बेहतर देख रहे हैं, महंगाई कम होती नजर आ रही है आपको? देखिए इन्वेस्टमेंट पे निसार है, अगर इन्वेस्टमेंट आती है और उसके साथ साथ ग्रोथ जो है बेहतर होती है, तो लोगों की क़ुव्वत खरीद बेहतर होनी चाहिए, वो इन्फ्लेशन से मुकाबला कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा शॉर्ट टर्म एटलीस्ट, क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाना है और बहुत सारे और डिसीजन लेने हैं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे कम करे, राज ये कि लोगों पर जो है उसका बर्डन डाले। एग्जैक्टली, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपने खर्चे भी कम करने होंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर खुर्रम शहजाद साहब, और बता रहे थे कि हमें अपनी मईशत की बेहतरी के लिए कौन कौन से फैसले करने होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, मईशत के बाद आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी की बात करें। कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें इस वक्त जारी हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। आलमी बरादरी ईरान और इसराइल को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे रही है। दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात का सिलसिला ताहाल जारी है। इसराइल ने ईरानी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है, लेकिन ईरानी सदर ने दो टोक अल्फाज में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के खिलाफ छोटी से छोटी कार्रवाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सख्त, वसी और संगीन रद्द-ए-अमल होगा, और इसके लिए वो मजीद 12 दिन इंतजार नहीं करेंगे। तो ईरानी फौजी तर्जुमान का कहना है कि अगर ईरान पर किसी ने हमला किया तो इसके हाथ काट देंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आलमी अमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लाइकवाइज। हुसैन आलम साहब, अमेरिका बज़ाहिर तो ईरान पर हमले का इसराइल के साथ नहीं है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता तो हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन असलहा वो पहले भी प्रोवाइड करता था, अब भी शायद करे। तो अब क्या इसराइल अमेरिका की हमायत के बगैर ये कर सकेगा? अच्छा, थोड़ा सा ना इसके बैकग्राउंड में मैं डिस्कस करूँगा 2-3 जुमलों में। जी। ऐसा है कि जो रियासतें होती हैं ना, ये जो कहती हैं वो करती नहीं है, और समटाइम जो करती हैं वो बता के नहीं करती।
तो हमें इससे जज्बातियत से निकलना पड़ेगा। और रियासतों के ना दिल होते हैं ना रियासतों के जज्बात होते हैं। जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं वो कहते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें चल रही होती हैं। रही बात इस हमले की, तो इसके ईरान को जो मतलब थे उसके असरात वो चाहता था वो पूरी दुनिया से वो ले रहा है। ये एक सिंबॉलिक हमला कहा जा रहा है। और जिस तरह की धमकियाँ में चीज़ें चल रही हैं, पिछले अक्टूबर से 7 अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा है, तो इससे पहले ईरान इसमें नहीं आया था। बट यहाँ आकर उन्होंने अपनी एक रेड लाइन दिखाई है कि जैसे तुम दुनिया के अंदर मार धाड़ कर रहे हो या दूसरे मुल्कों की, या हमारी एक कॉन्सुलेट पे आपने लबनान में अटैक किया है, तो ये हमारी रेड लाइन है, हमारे साथ ये नहीं करना। एक बात। दूसरा ये कि जो फ़ायदे चाहिए थे इसराइल को उसको भी मिल रहे हैं। ये मैनीफोल्ड चीज़ें हैं। उसमें आप देखें कि फ़ौरन से पहले अभी 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ईरान पे नई सैंक्शंस आ जाएंगी, या इसी तरह इसराइल को बहुत सारी इमदाद मिल गई है, या अरबों को एक और डरावा जो है इसराइल का। और इसके एक दो और फ़वाइद सियासी तौर पे भी हुए हैं ईरान को। सियासी फ़ायदा ये हुआ कि वो पॉपुलैरिटी गेन कर गया। सियासी तौर पे फ़ायदा ये हुआ कि उसके अपने अंदर जो अवाम में रिफ्ट चल रही थी वो थोड़ी एड्रेस हो गई। मुआशी तौर पे फ़ायदा ये होगा कि चीन और रशिया अगर उसके पीछे खड़े हुए हैं, और डेफिनेटली वो खड़े हुए हैं, तो बेनिफिट होगा और दुनिया के अंदर से हो जाएगी कि इसराइल को ललकारने वाला। तो उसके सियासी फ़ायदे हैं, मुआशी फ़ायदे हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक फ़वाइद भी। प्रोफेसर साहब, अभी जब ये सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं, तो ये साथ साथ मशरिक़ वस्ता में बिलखसूस एक हेजमनी का भी तो सवाल है ना, कि किस रियासत की हेजमनी कायम उदायम रहेगी। हाँ। अब ईरान ने जब ललकार दिया है और अब वापसी पे ज़ाहिर है इसराइल का कोई ना कोई तो जवाब आएगा, क्योंकि हेजमनी भी बरकरार रखनी है। ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लग रहा कि हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे? अच्छा, जैसे ये हम लोग ना एक तो अपने मजहबी मसलकों की जंग लड़ रहे होते हैं, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और हर बंदा भांत भांत की बोलियां बोलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसे फोका सा और ऐसा सही है, फॉर्मल सा है। ऐसा नहीं है, सूरत हाल पेचीदा है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन एग्रीवेट करती है और बढ़ती है, तो ये एक लिहाज से एक तीसरी आलमी जंग बन सकती है। इतना आसान नहीं है कि एक मुल्क का अटैक करना। बेशक उसने 6 महीने बाद किया है और अपने टाइम पे किया और उसने कहा ये इतनी कार्रवाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये फैलती है तो इसके अंदर सेक्टेरियन और जो अरब खित्ते के दूसरे ममालिक हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर वो होते हैं तो फिर दूसरी तरफ जो पीछे ईरान के 2 ताकतें खड़ी हैं वो भी आएंगी। अमेरिका को भी आना पड़ेगा। हर 2 सूरतों में रशिया और चाइना शायद चाहते हैं कि अमेरिका इसके अंदर मज़ीद इन्वॉल्व हो, यूक्रेन की तरह। और इकॉनमी के ऊपर जंग जो है एक बोझ होती है, वो तो अमेरिका नहीं चाहता। और अमेरिका ने कहा है कि मैं इसके ऊपर आप लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे खड़ा है। तो अल्टीमेट जब आना पड़ेगा, घसीट लिया जाएगा किसी को जंग में, तो वो फिर 1 या 2 मुल्कों के दरमियान। सारी सिचुएशन में हम एक और चीज़ भी विटनेस की सारे मामले में, जब से गज़ा पर भी ये जो बमबारी जारी है, लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, जंगे अजीम दोयम जब थी उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना इस वजह से ताकि वर्ल्ड वॉर 3 या ऐसी कोई सिचुएशन ना बने। तो अभी हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जो सूरत हाल है, टूथलेस बॉडी है, उसकी को बात ही नहीं मान रहा है। सारी सिचुएशन आपके सामने है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को कहाँ देखते हैं सारी सूरत हाल में? अक़वाम मुत्तहिदा की जहाँ तक बात है, ये कानूनी तौर पर इसकी कुछ चीज़ें बाइंडिंग नहीं होती। ये तो पाबंदियाँ लगाती है, या मोस्टली जो आम हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के या जो अकल वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये बड़ी ताकतों की आलाकार है, या उन्हें सपोर्टिव है, या उनके एजेंडे के ऊपर अमल करती है। लेकिन बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा और जो बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका जो है, उसको इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जो अमेरिका चाहेगा, मोस्टली सादा, मेरे वालिद एक सादा से आदमी हैं, वो कहते हैं कि जी वो ज़रा सी कोई बात होती है वो कहते हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। तो अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता कि वालिद साहब क्यों कहते हैं। जब गौर करें तो पीछे हर चीज़ के यूनिपोलर वर्ल्ड जब आप देखते हैं और अमेरिका ये क्लेम करता है, तो फिर पता चलता है कि दे हैव टू प्ले देयर रोल एज यूनिपोलर लीडर। उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर वो रोल प्ले नहीं करते, ये जंग फैल सकती है, और जब फैलेगी तो इस खित्ते के अंदर जो मामला है, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। लेकिन जब ईरान ने जवाबी हमला किया
इसराइल पर, तो लोगों की जानिब से एक जोश व वलवला हमने देखा कि बैतुल मक़दस में भी वहाँ पर भी लोगों ने जश्न मनाया कि कोई तो है जो ललकारा और जवाब दिया। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो बयान आया वो बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल को डिफेंड करेंगे जो ईरान ने हमला किया। अच्छा, मैंने अभी स्टार्ट में जब आपसे बात हो रही तो मैंने कहा था कि हम अपनी सेक्टेरियन जो ऐनक है ना, हम उससे देखते हैं चीज़ों को। हम अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे, भाई इतने सारे मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, उनमें से किसी ने कोई नहीं किया। ठीक है, इसको सिंबॉलिक समझें आप, इसको ड्रामा समझें आप, इसको कुछ भी समझें, मुफाद के लिए देखें, लेकिन फिर भी उन्होंने ये करके बता दिया कि इसराइल को हमने चैलेंज कर दिया है। और अगर सऊदीया साथ नहीं खड़ा होता तो मुस्लिम उम्मा के जो अवाम हैं उनमें सऊदीया के खिलाफ जज्बात आ सकते हैं। ये आपने दुरुस्त बात की, बिल्कुल यही सवाल था मेरा कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, कोई भी ज़ाती दोस्ती नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को आज वक्त दिया। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब कुछ दिलचस्प स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं खेल के मैदान से। तो 18 अप्रैल से शुरू होने वाले मैच की बात करेंगे। T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुआ तो उन्होंने इसका हल ढूंढ लिया। हल ये था कि इंडोर क्रिकेट खेली जाएगी। तो हमने वीडियो भी देखी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, और उसमें यह था कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी और जमान खान और अबरार अहमद होटल के कॉरिडोर में मैच खेलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो देख लें। बिल्कुल वीडियो देखते हैं जी, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। ये देखें जी, ये वीडियो है। अच्छा, इंडोर होटल की लॉबी में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये ऐसा सीन नहीं लग रहा अजीम जैसे हम कजन्स कहीं इकट्ठे होते हैं तो सारे कजन्स मिलके किसी भी कॉरिडोर में खेलते हैं। बचपन में ही होता था कि छत पे हम इस तरह से क्रिकेट खेलते थे। बचपन नहीं, मुझे लगता है अब भी जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं। कोई भी क्रिकेट हो सकती है या कोई भी और खेल। जबरदस्त, कितना मजे का लग रहा है। हाँ जी, और ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है, बड़ी पसंद की जा रही है, और बड़े दिलचस्प कमेंट्स भी आ रहे हैं इस वीडियो पे, और देखे जा सकते हैं हमारे स्टार्स। अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो की जा रही है ना, बारिश है, प्रैक्टिस तो करनी है, तो किसी तरह से भी प्रैक्टिस की गई, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की वीडियोस और आनी चाहिए। कौम का जो है वो जज्बा बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है जी कि हमारे प्लेयर्स बारिश की परवाह नहीं करते। बारिश अगर हो रही है तो कोई मसला नहीं, हल निकाल लिया जी, इंडोर क्रिकेट खेलेंगे। करते हैं तो ये तो थी जी क्रिकेट के हवाले से इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो ऑस्ट्रेलिया से है, जहाँ पे ताल्लुक रखने वाले हैं जी अरबपति क्लिफ पामर, जिन्होंने एक बार फिर टाइटैनिक जैसा बहरी जहाज बनाने का ऐलान किया है। ब्लू स्टार लाइन नामी ये कंपनी है जिनके चेयरमैन हैं क्लिफ पाल्मर, और इन्होंने ये कहा है कि टाइटैनिक डूबने के 100 साल मुकम्मल होने पर 2012 में इनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, और ये उनका दावा था कि 2016 तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर इस पर काम नहीं हो सका। उसके बाद 2018 में इन्होंने दोबारा से ऐलान किया बनाने का, लेकिन 2018 के बाद सबको पता है दुनिया में कोविड आ गया। कोविड के बाद भी ये मनसूबा खटाई में पड़ गया, और अब 6 साल बाद एक बार फिर से इन्होंने ये मनसूबा बनाने का ऐलान किया। फाइनली कब तक, कितने सालों में ये मनसूबा मुकम्मल हो बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि टाइटैनिक 2 बनाया जाएगा, और इसको बनाने की जो लागत है शहरबानो, इसकी है जी 1 अरब पाउंड। 1 अरब पाउंड इस पर लागत आएगी, और अगर अभी ये बनाना शुरू करते हैं तो 2027 तक ये मुकम्मल होने की तवक्को है। अच्छा, वो था भी तो बहुत बड़ा, अब जाहिर है टाइटैनिक के लेवल का बनाएंगे। अच्छा, उससे बड़े जहाज भी अब तो आ चुके हुए हैं, तो अब मेरे ख्याल से आजकल के लेवल पे टाइटैनिक बनाएंगे। फेमस इसीलिए रह गया ना क्योंकि अपने दौर का सबसे बड़ा और वो फिर डूब गया, और उसके मालिक के बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था कि अब इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता। तो वो ये जो फिर हमने मूवी में भी वो सीन देखा ना, 1997 में बनी थी, और जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट की थी टाइटैनिक, और वो वर्ल्ड फेमस मेरे ख्याल सबने देखी हुई है। सबने देखी है वो मूवी, और उसमें बताया गया कि किस तरह से वो डूबा था। और ये ज्यादा दुखी हुआ था कि हीरो उसमें मर जाता है और हीरोइन बच जाती है। आपको इस चीज का दुख हुआ? मुझे बड़ा दुख हुआ था मूवी देख के। बहरहाल अब देखते हैं जी, टाइटैनिक आता है, उसमें फिर जाके कोशिश करेंगे मेरा टिकट लेने की। तो जब अच्छा, जो 2 वाला बनेगा 2027 में बनेगा। हाँ, फिर हम भी टाइटैनिक में बैठ के सुनो पाकिस्तान का प्रोग्राम करेंगे। 2027 तक वेट करेंगे। 2027 तक क्या पता, हम सुनो पाकिस्तान का, तो फिर हम सुनो पाकिस्तान का प्रोग्राम टाइटैनिक से लाइव करेंगे। कि आपने लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं टाइटैनिक से, और ये नया टाइटैनिक है, ये वो टाइटैनिक नहीं है जो डूब चुका है। सनद रहेगा, रिकॉर्ड पे आ चुका है। अरे हमने पता है खबर, बहुत सारे लोग जो है डूबे हुए टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया एक अरसे से, और उसमें तहकीकात भी हुई कि क्यों डूबा, क्या वजह हुई, किसी को भी तक समझ नहीं आई। लेकिन उसमें ये कहा, मूवी में बताया गया ना कि आइसबर्ग के साथ लेकिन वो सिर्फ एक इमेजिनरी था, वो गहराई में पड़ा हुआ। वो इमेजिनरी नहीं था। नहीं, ऐसा ही हुआ था।
वो जब अपने पहले ही सफर पर निकला था असली वाला टाइटैनिक, आइसबर्ग की वजह से, वो आइसबर्ग हिट हुआ, जिसके बाद जहाज टूट गया, नीचे से वो पानी भर गया जहाज, उसके बाद डूब गया और फिर 12,500 की गहराई में वो बैरी ओकेयानूस में पड़ा हुआ। लेकिन मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि लोग इतने जुनूनी हैं कि अभी भी उसके मलबे को जाकर देखते हैं ज़ेरे समंदर। हाँ जी बिल्कुल, वो एक तरह से कह ले एक इवेंट बन चुका है, एक फेस्टिविटी बन चुकी है। जिसके पास बहुत पैसा है, कुछ समझ नहीं आ रही कहीं जाने का, वो जाके डूबे हुए टाइटैनिक को देखेगा। तो बहुत शुक्रिया इनका, क्या नाम है इन साहब का, क्लिफ पाल्मर साहब, क्या आप नया टाइटैनिक बना रहे हैं। अब आवाम ज़ेरे समंदर जाकर नहीं देखेगी बल्कि इस पे सफर करेगी। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बस कोई तकब्बुर मत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारी ये भी विशेस इनके साथ हैं कि ये जहाज ना किसी आइसबर्ग से टकराए इंशाल्लाह। आइसबर्ग से नहीं, ये नहीं टकराना चाहिए, बिल्कुल ये चलते रहना चाहिए। तो जी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक शेर मैं शहरबानो सुनाऊंगा। जी सुनाएं। शेर कुछ इस तरह से है कि जी, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाह वाह वाह, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। तो ये किसके लिए शेर? ये मैंने इसलिए, यही बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, क्योंकि ये शेर पूरा उतरता है हमारे प्रोग्राम में जो अगले मेहमान हैं उन पर। ये एक ऐसे पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। हांगकांग में मुकीम है पाकिस्तानी अजमल सैम्यूल, जिन्होंने एशिया के पहले डिसेबल्ड पैराग्लाइडिंग पायलट होने का एजाज़ अपने नाम किया है। जनूबी अफ्रीका से पैराग्लाइडिंग की तरबियत लेने वाले अजमल 21 साल की उम्र में चलने फिरने से माजूर हुए थे, मगर उन्होंने अपनी माजूरी को कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बनाया और वो कर दिखाया जिसका किसी को यकीन नहीं था। क्या बात है। तो अभी अजमल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इनके ख्वाब और भी हैं, जानेंगे वो कौन से ख्वाब हैं वो जो पूरा करना चाहते हैं। तो अजमल, आप खुशामदीद कहते हैं। आप एशिया के पहले डिसेबल्ड पैराग्लाइडिंग पायलट हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताएं दूसरों को। having me on the program. तो to your question regarding मेरी डिसेबिलिटी के बारे में, तो मैं 1986 में ग्रेजुएट किया था मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से एज ए यंग लेफ्टिनेंट, और मैं पिंडी में पोस्टेड था, लेकिन एक कोर्स के लिए मैं कोटली में था आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल इंजरी, और स्पाइनल इंजरी की वजह से ऑफ कोर्स obviously I ended up being in a wheelchair. So that is how it started. Or that was in 1987. So it's a long time ago. Yeah. अजमल, बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि माजूरी के बावजूद आपने मुहिम जुई जैसे एक मुश्किल खेल का इंतखाब किया है, उसे आपने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। तो आपका स्पोर्ट्स जर्नी कैसे शुरू हुआ? मैंने स्पोर्ट्स में शुरू किए फिर से लेट 90s में, अर्ली 2000 में, और आई एम अ कम्पेटिटिव पर्सन। सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था वो थी हैंड साइकिलिंग, और उसके बाद मैंने ट्रायथलॉन्स यानी कि आयरनमैन कॉम्पिटिशन्स, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, बाइकिंग एंड रनिंग, और ये इसमें भी मैंने 2009 में मैं एशिया में नंबर 1 था, और उसके बाद उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स स्पोर्ट्स के साथ कॉम्पिटिशन्स में इवेंचुअली एंडेड अप रोइंग में। मुझे कभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, मैं ओरिजिनली मुल्तान से हूँ पाकिस्तान में, और मुझे ख्वाब में भी नहीं आया था कि मैं रोइंग करूँगा और वो भी वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करूँगा। तो इवेंचुअली मैं हांगकांग टीम में था, हांगकांग पैरालंपिक टीम में, और रिप्रेजेंटेड हांगकांग फॉर मैनी ईयर्स। इवन अप टिल नाउ मैं एक्चुअली टीम का मेंबर हूँ, लेकिन आई डोंट एक्टिवली टेक पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे कंपटीशन इंक्लूडिंग एशियन गेम्स, इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, मैनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और 2018 में मेरे ख्याल में एशियन चैम्पियनशिप्स में मैंने उनके हांगकांग के लिए गोल्ड मेडल पे लिया था। तो ये मेरी जर्नी थी on the sports side, और actually there are many more things on the sports side. For example, hand cycling में मैंने 2019 में बेल्जियम तक 1000 किलोमीटर हैंड बाइक किया। That was another challenge जो कि I wanted to do it, और वो किया। Very nice अजमल, आपको पैराग्लाइडिंग का शौक कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, तरबियत कहाँ से हासिल की, इस हवाले से कुछ बताइए। बात यह है कि मैं आर्मी में जब था, वेरी शॉर्ट करियर इन द आर्म फोर्सेस, उसमें ऑलरेडी आई वाज अ क्वालिफाइड फिक्स विंग ग्लाइडर पायलट। मुझे बहुत शौक था फ्लाइंग का बचपन से, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर फ्लाइंग करता था। तो बट एज ए हॉबी, एज ए क्वालिफाइड पायलट इन द आर्मी। तो उस वक्त से, जब से मैंने आर्मी छोड़ी है, मुझे ऑलवेज ये था कि मैंने फ्लाइंग करनी है, फिर से फ्लाइंग सीखनी है।
or especially on the gliding side, not on fixed like Cessna or whatever, like on the glider as a gliding pilot. So paragliding was something I always used to look forward to कि मैंने paragliding करनी है. तो मेरी यहाँ पे मैंने काफ़ी इंक्वायर किया, हांगकांग में काफ़ी पैराग्लाइडिंग होती है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि देयर इज़ नो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड देयर इज़ नो प्लेस कि जहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा सके फॉर अ पर्सन लाइक मी व्हील चेयर में. तो काफ़ी इंक्वायरीज के बाद साउथ अफ्रीका में एक इंस्ट्रक्टर है जो कि क्वालिफाइड है लेकिन उसने आज तक कभी इंस्ट्रक्ट नहीं किया किसी डिसेबल पर्सन को. ही इज़ बीन वेटिंग टू इंस्ट्रक्ट. तो मैं उसका पहला स्टूडेंट था एक्चुअली एज अ डिसेबल पर्सन. आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जो मैंने अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में 2 महीने पहले शुरू किया अपना कोर्स और क्वालिफाई किया. इट वाज क्वाइट समथिंग टू क्वालिफाई एज द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पायलट एशिया में भी और अफ्रीका में भी. अजमल, आपकी तरबियत से मुतल्लिक हमें पता चला है जी कि एक खुसूसी दस्तावेज़ी फ़िल्म भी बनाई जा रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस मूवी का मकसद क्या है, कब रिलीज़ हो रही है? इस पूरी ट्रेनिंग में का जो इवेंट थी पूरी 1 month लॉन्ग, तो उसमें वी हैड सम फोटोग्राफर्स जो कि और वीडियोग्राफर जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे और मेरे इंस्ट्रक्टर को पूरी ट्रेनिंग को. और वो अभी शूट हो चुकी है लेकिन दे आर पुटिंग इट टुगेदर. जो हमारा प्लान है टू रिलीज इट सम टाइम लेटर दिस ईयर. द आइडिया बिहाइंड कि इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने का ये था कि आई वांटेड टू शो टू अदर डिसेबल्ड पीपल अराउंड एशिया, स्पेशली एशिया में जहाँ पे बहुत ये टैबू है और पीपल थिंक कि आप डिसेबल्ड ना कुछ कर नहीं सकते. तो मैं आई वांटेड टू शो कि दिस इज समथिंग एविएशन स्पोर्ट्स, स्पेशली पैराग्लाइडिंग टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर एनीबडी. और अगर आपके पास ये वो इंटरेस्ट है और आपके पास ये परसिवियरिंग विल है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट इवन इन वेरी चैलेंजिंग स्पोर्ट्स लाइक एविएशन स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न. एंड ऑल्सो ये एक और उसका पर्पस था टू शो कि ट्रेनिंग कैसे होती है फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन एज अपोज्ड टू अ नॉर्मल पर्सन. अजमल, आपने वो जुमला जो हम अक्सर कहते हैं उसको सच कर दिखाया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. यानी आप किसी भी चीज़ को करना चाहें, माजूरी के बावजूद भी अगर आपने वो की है तो उसका मतलब है कि आप कर सकते हैं. क्या पैगाम देंगे आप देखने वालों को? यू नीड टू हैव अ प्लान और कभी भी डोंट एवर शाय अवे क्योंकि सोसाइटी में ये सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के साथ होता है. Everybody goes through these hardships. और कभी doors are closed, लेकिन never give up. There is a door opening always, everywhere. और लेकिन ये हमारी अपनी वो होती है, विल पावर होती है कि और डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस होती है कि हमने उस डोर कोर्स या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना या नहीं करना. सो आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज कि डू नॉट बी, आप वो अपनी विल पावर को और अपनी उसको कायम रखें कि मैं कुछ करना चाहता हूँ. और उसके साथ बिलीव मी डोर्स विल ओपन ऑल ओवर द प्लेस. आई जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल. मैंने आपको हैंड साइकिलिंग के बारे में बताया था, तो मेरी एक फाउंडेशन है, अजमल सैमुअल फाउंडेशन. मैंने काफ़ी एथलीट्स को ढूंढ रहा था कि मैं उनको फंड करूँ. इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट. तो लास्ट ईयर एक्चुअली आई फंडेड एन एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान, disabled athlete from Pakistan, and he is already, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि उसके पास इक्विपमेंट हो ताकि वो भी काम. लेकिन how I came upon him, that is his willpower, क्योंकि he is the one who really wanted to do this, or he was looking for it. Eventually he approached me and it happened. So मकसद ये कहने का कि अगर कोई करना चाहते हैं लोग तो इट इज़ पॉसिबल टू डू इट. यू शुड नेवर लूज के हार्ट के नहीं मैं नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता. बहुत शुक्रिया अजमल सैमुअल, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला, उसने पाकिस्तान को वक्त दिया. बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. और शहरबानो, मुझे एक जुमला याद आता है ओल्ड मैन एंड द सी का, जिसपे उन्होंने कहा कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड. तो मेरे ख्याल से आपको वाकई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और विल पावर से आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं. तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए.
शहरबानो, यहाँ पर मैं सुनो पाकिस्तान की एक काविश का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका पर्सनली हिस्सा होने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और वो ये कि हम लोगों ने पाकिस्तान भर से ऐसे टैलेंट को ढूंढ कर सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने टैलेंट के थ्रू नेचर को प्रिजर्व करने में, रिस्टोर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कल हमारे साथ मौजूद थे वो बरगद का दरख्त, जी बिल्कुल, जिन्होंने बरगद के दरख्त को रिस्टोर करने में हेल्प किया, और वो एक बड़ा यूनिक आइडिया था, बड़ा टैलेंट भी हमारे साथ मौजूद होता है, बिल्कुल वो सामने आया। तो आज ही एक और टैलेंट को हम उजागर करेंगे, और वो जी पाकिस्तानी फिल्म साज हैं माहिरा उमर, जिनकी दस्तावेजी फिल्म है जी समटाइम्स इवन द शोर ड्राउन्स, और इन्होंने आलमी एजाज़ अपने नाम किया है। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू को उजागर करती है दस्तावेजी फिल्म ने 5th नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन अवार्ड अपने नाम किया है। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिरा, कैसी हैं आप, और अपनी फिल्म के बारे में बताएं और इसकी स्टोरी के बारे में बताएं, दौरानिया कितना है इसका? जी, सारे को बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल करने का। जी, मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका उर्दू में नाम है भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। तो ये 5th इंटरनेशनल नेपाल कल्चरल फिल्म फेस्टिवल पे चली थी, और इसका जो मौजू है वही जो आप लोग बात कर रहे थे कि जो कुदरती माहौल है हमारे शहर, ख़ास तौर पे हमारे साहिली समंदर पे। तो कुछ मखलूक ऐसी होती हैं जो आम तौर पे हम उन पे तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पे हर्मिट क्रैब्स होते हैं, बबलर क्रैब्स, या छोटे छोटे मरीन स्नेल्स। तो आप अगर सी व्यू पे ही चले जाएं तो आपको नज़र आएंगे अपने पाँव तले। तो बस मेरी ये छोटी सी फिल्म ये एक ही कोशिश थी कि इन मखलूक को हाईलाइट किया जाए। माहिरा, आपको वैसे अवार्ड जीतने पे भी बहुत बहुत मुबारक हमारी पूरी टीम की जानिब से। मैं ये जानना चाहता हूँ ये आइडिया कैसे आया आपको? बस देखिए, हम इस इतने बड़े शहर में रहते हैं, कराची बहुत बड़ी यहाँ की आबादी है, और हम लोग अक्सर बीच पे जाते हैं या कुदरती माहौल ढूंढ रहे होते हैं थोड़े सुकून के लिए, ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे। तो बस जब भी मैं ऐसी जगह जाती हूँ तो बस इत्तेफाक से इन ऐसे भी जानदारों पे नज़र पड़ती है जिनके साथ हम शहर शेयर करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं इस शहर में रहते, लेकिन और भी जानदार हैं, जैसे परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े, और ये कोस्टल क्रीचर्स। तो मुझे शौक है इनको फिल्म करने का और इनको हाईलाइट करने का। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कुदरती माहौल हमारे शहर में है, चाहे वो छोटे छोटे पार्क्स हों या समंदर, तो इनको अंग्रेजी में कहा जाता है द कॉमन्स, यानी कि ये सब ये है। और ये इंक्रीजिंगली बहुत प्राइवेटाइज हो रही हैं स्पेसेस, और पब्लिक एक्सेस कम होता जा रहा है। तो ये फिल्म एक छोटी सी कोशिश थी कि इन जगहों को हाईलाइट करे, और इसकी यकीनन बहुत ज़बरदस्त काविश थी, और आपकी जानिब से एक खूबसूरत कोशिश थी जिसका आपको अवार्ड भी मिल गया है, और मज़ीद मिलना चाहिए। अपने अलावा दूसरों का भी सोचना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ साथ ये बताइएगा कि हमें ये पता चला कि आप पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की भी को फाउंडर हैं, तो उस बारे में कुछ बताइएगा। जी, हमारा एक छोटा सा जानवरों की फलाह बहबूद का इदारा है, तो उसके ज़रिए भी हमारी यही कोशिश रहती है कि वो जानवर जो कैप्टिविटी में बंद हैं हमारे जूज़ में थ्रू आउट द कंट्री, तो उनको भी पिंजरों में नहीं होना चाहिए, उनको सेंचुरीज़ में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जैसे कि हाथी में कराची में, या जो हिमालयन ब्राउन बेयर है कराची में। तो अब वक्त ये आया है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे काम किया जाए। कुछ हो रहा है अच्छा काम, और बस ये जो सोच है ना कि ये जो कुदरती जगहें हैं, लाइक वी नीड टू लीव समथिंग वाइल्ड, और कुदरती माहौल को हम चांस दें। और हम तो कहते हैं कि कोस्टल नेचर ट्रेल बनाएं। आप समझें फेज़ 8 से लेके और शीरीन जना कॉलोनी तक साहिल पे एक ऐसी ट्रेल होनी चाहिए। सिर्फ मरगला हिल्स पे क्यों ट्रेल है, इस्लामाबाद में तो हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसी ट्रेल होनी चाहिए। तो अब ये वक्त आ गया है।
तो मायरा, आपको लगता है कि अपने काम के लिए, अपनी काविश के लिए जो मीडियम आपने सिलेक्ट किया है ये पावरफुल इनफ है कि जो आपका मकसद है वो आप अचीव कर पाएंगे इसके ज़रिए? जी, उम्मीद तो ये है। लोग आजकल तो आपको पता है सबके जेबों में फ़ोन है, लोग वीडियोस देख रहे होते हैं मुख्तलिफ, और a picture is 1,000 words, तो images speak for themselves। तो अगर एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई जाए और लोग भी ऐसी फिल्मों पे काम करें अबाउट शेयर्ड स्पेसेस इन द सिटी, और आपने कुछ दरख्तों की भी बात करी थी शुरू में, तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने शहर को ज़्यादा लिवेबल बनाएं। तो मायरा, ये आपकी इज दिस योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री या इससे पहले भी आपने बनाई है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज? मैंने पहले भी बनाई हैं। एक मैंने परवीन रहमान साहिबा पे बनाई थी, वो भी कुदरती माहौल की बहुत बात करती थी। इनफैक्ट वो तो कहती थी कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप साहिल समंदर पे जाएं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो हम तो यही कहते हैं कि वहाँ पे खामोशी का माहौल हो, लोग जाते हैं डिप्रेशन दूर कर। तो वहाँ पे जो गाड़ियां चलती हैं ना, ये जो ड्यून बगीज चलती हैं सी व्यू पे, तो इनको बिल्कुल उधर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये वो जो छोटे छोटे मखलूक हैं तो उनको भी एक क्रश कर देती है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा माहिरा, आपने देखा कि आपकी अक्सर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनका जो मौजू है वो कराची के मसाइल होते हैं, तो ये क्यों है? और दूसरा, फिल्म शूटिंग के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कराची के मसाइल, वेल हम तो यही चाहते हैं कि कराची एक मोर लिवेबल सिटी बने, तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह वो बन सकती है। और मैं खुद साहिल के बहुत करीब में रहती हूँ, तो इसलिए आप सारे मसाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस तो जो चीज़ें हम नोटिस कर रहे होते हैं तो वो जाके फिल्म करते हैं। और Very nice. Yeah, we just want people to be more mindful and try to make the city a more livable one. मायरा, जिस तरह का कराची आप बनाना चाह रही हैं, हम भी दुआ करते हैं। हम दुआ भी करते हैं, लेकिन क्या उस तरह का कराची कभी था? आपने कभी खुद विटनेस किया ऐसा वक्त? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कराची में बहुत सारे ओपन स्पेसेस होती थी पहले, और यहाँ पे आपको पता है कैक्टस भी उगती थी, क्योंकि ये एक बेसिक एरिड स्क्रबलैंड है। तो वही बात कि हमें नेचर के को फ्लरिश करने का मौका देना चाहिए, और वो सारे पौधे और जड़ी बूटियां जो पहले इस जमीन पे उगा करती थी, तो क्यों ना हम अपने अर्बन बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएं, तितलियां वापस लाएं, यहाँ से मेंढक खत्म हो गए, तो ये सब मखलूक आएंगी वापस अगर हम इनको आपके और हमारे जैसे जो नेचर लवर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान को, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देखें, आप जब भी अगली दफ़ा अपने किसी नेबरहुड पार्क में जाएंगे या साहिल पे, या कोई आपने अच्छा सा सायादार दरख्त देखा, तो कोशिश करें कि मे बी उसकी तस्वीर ले लें, या अगर आप लिख सकते हैं उसके बारे में तो कोई मजमून लिख लें, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसकी कोई ड्राइंग कर दें, और ये जो सोच है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है माहिरा, वेरी नाइस। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको गुड लक कहते हैं। मज़ीद इस तरह काम करती रहें, और उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में उजागर करेंगी और हालात थोड़े बेहतर होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद। क्या आपके चेहरों पर दाग धब्बे हैं? क्या आपके चेहरों पर छाइयाँ हैं? ऐसे एड्स में आता है ना मेरे को मैं भी ज़रा एड्स की तरह स्टार्ट करने की कोशिश करूँ। पिगमेंटेशन हम सबको होती है, हम सबके स्किन के मसले हैं। आप घबराइए मत, हमारे पास है इसका हाल, और वो आपको बताएंगी कि आपने किस तरह से इन दाग धब्बों से छुटकारा पाना है हमेशा के लिए। आपने फॉलो करना है जो वो कहेंगी, और उसके बाद जो है आपके मसले कैसे खत्म होंगे? ऐसे जैसे थे ही नहीं कभी, जैसे कभी थे ही नहीं। बिल्कुल। तो डिहाइड्रेशन से स्किन के बड़े मसाइल हो जाते हैं, इसी हवाले से हम बात करने वाले। हमारे साथ हर्बलिस्ट नहीर आपा मौजूद हैं। नहीर आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा आपको नहीर आपा मेरा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। कीप इट अप। शहरबानों का ये सेशन स्टार्ट हो, क्योंकि इस पे शहरबानों के पास अच्छे सवालात होते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं।
ज्यादा जो वो है ना कॉन्शियस, वो अजीम है अपने बालों को लेके, अपनी स्किन को लेके, शहरबानों से ज्यादा अपना ख्याल करना चाहिए। सवाल लेकिन मेरे पास सवाल शहरबानों के पास ज्यादा है, तो हमारे कॉलर्स कॉल कर सकते हैं जी, आप कॉल कर सकते हैं सेगमेंट के दौरान। आप भी अपने मसाइल बता सकते हैं कि आपको दाग धब्बे पिगमेंटेशन क्या क्या मसाइल हैं, उन्हें अगर हल कर सकें तो वो करेंगी ज़रूर। वैसे वो बहुत जड़ी बूटियां लेके हैं, कुछ मेरे नाक पे भी चढ़ रही थी मैंने कहा ये एक दो को ढक्कन लगा दें, बड़ा मसाइल हो रहे हैं। तो मुझे कह रही थी आपको एलर्जी है, मैंने कहा नहीं एलर्जी नहीं है, पता नहीं क्यों इस वक्त सुबह के टाइम। तो नैयर आपका सबसे बड़ा मसला कि हमारी स्किन जो है ना वो खुश्क हो जाती है जब भी मौसम चेंज होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मौसम चेंज होता है एक तो पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। जिनकी ऑयली स्किन है उस पर जो है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, ऑयल आना शुरू हो जाता है, एक्ने, इस तरह के इशूज़ चल रहे होते हैं। और उस पर जो है वो मसला सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि फेस के ऊपर आप गर्मियों के अंदर कोई भी क्रीम वगैरह या मेकअप की बेस वगैरह लगा के आप बाहर नहीं निकल सकते, पसीना आता है तो वो फिर और ज़्यादा जो है वो चेहरा ख़राब हो जाता है और अजीब लगने लगता है। तो उस पर यह है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी स्किन नीट क्लीन हो, एक्सेस ऑयल ना आए, पिगमेंटेशन ना हो, सन बर्न ना हो, सन टैनिंग ना हो। तो उसके लिए मैं शेयर करूंगी एक सीरम, क्योंकि आजकल सीरम्स का जो है वो ज़्यादा ट्रेंड है और बेस्ट है, वो यूज़ करने में भी और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। लेकिन अगर आप मार्केट से लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं आज आपके साथ D10 जो है वो एक सीरम जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन, जितनी ग्लिसरीन है उतना ही आपने उसके अंदर रोज़ वाटर डाल लेना है। उसके बाद आजकल क्यारियों में हर जगह जो है ये मैरीगोल्ड गेंदे के फूल लगे हुए हैं, ठीक है, येलो कलर के। इनकी ये प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज, गेंदे के फूल होते हैं, ये ऑरेंज वाले गुट्टे के फूल होते हैं? नहीं, ये है गेंदे के दोनों, लेकिन थोड़ा सा इनकी वो नस्ल की वजह से इनके कलर वगैरह के अंदर जो है वो फ़र्क है। तो आपने जो है ना ये ले लेने हैं और इनकी जो क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी फ्रैकल्स को, पिगमेंटेशन को, टैनिंग को ख़त्म करने के लिए इनका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, ठीक है। आपने इस तरह से ये वाला जो हमने रोज़ वाटर और ग्लिसरीन का हमने वाटर जो है वो रेडी किया है, उसके अंदर आपने ये धो के जो है ये इनकी पंखड़ियाँ जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अगर तकरीबन 3 टेबलस्पून ग्लिसरीन है, 3 टेबलस्पून वाटर है, तो उसके अंदर आपने रोज वाटर, आपने उसके अंदर इस तरह से 2 फूलों की जो है ना, पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हैं? नहीं, नो, पेट्रोलियम जेली तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ठीक है। तो अगर ऑयली स्किन होगी गर्मियों में तो फिर और ज़्यादा जो है वो ऑयली हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो तकरीबन आपने 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर लेना है, जो कि मैंने इसमें किया हुआ है। और इसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर जो है वो हल्दी ऐड कर लेनी है। ये हल्दी है? हाँ जी, ऑर्गेनिक हल्दी। हाँ जी, ऑर्गेनिक हल्दी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो अपनी हर्ब्स भी जो है वो इसके अंदर ऐड है, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ जी, तो इस तरह से ये आपने जो है वो 4 से 5 दिन के लिए जो है ना इसको आपने बंद करके आपने इसको जो है वो किचन के अंदर ही रख देना है। हाँ जी, आपने इसको इस तरह से मिक्स करके इसको आपने रख देना है। अगर आपको है कि मैं आज बना रही हूँ इसको कल ही यूज़ करूँ, तो आपने क्या करना है कि आपने गर्म पानी के अंदर जो है वो इसको रख देना है। तो 1 आधे घंटे के बाद जो है ये इसको निकाल लेना है आपने, और नाइट में आपने बनाया, आप सुबह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने जैसे सुबह में फेस वॉश किया है, आप इसको ड्रॉपर में डाल के रख लें, वो आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगाएं, इसको ड्राई होने दें। और इसके ऊपर आप हल्का सा जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर, जो पफ पाउडर होता है, बेसिकली वो भी सन ब्लॉकर है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूब्स के अंदर जो है वो महंगे सन ब्लॉकर लें तो वो ही इफेक्टिव होंगे। मैं आपसे ये कहने लगी थी, गर्मियाँ आ गई हैं तो ये सन ब्लॉक के लिए भी यूज़ हो सकता है? नहीं, इसको सीरम को आप नीचे लगा के इसके ऊपर आपने जो है वो यहाँ सन ब्लॉक यूज़ कर ले, या जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, जिनकी ऑयली स्किन है वो अगर सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी उन्हें होता है कि पोर्स हो गए हैं। हाँ जी, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो जिंक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये 2 पाउडर, 2 इंग्रेडिएंट, 2 मिनरल है जो कि सन ब्लॉक क्रीम के अंदर भी ऐड होती हैं। अच्छा। तो आप यही वाला कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस के ऊपर लगा लें, पोर्स के अंदर आपने इसको पेनिट्रेट किया हुआ है, ऊपर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, आपकी स्किन जो है वो मैट फिनिश में चली गई। उससे यह है कि आपको सन टैन नहीं होगा, सन से आप प्रोटेक्ट रहेंगे। तो यही वाला सीरम आप नाइट में भी जो है वो फेस को वॉश करके जो है वो लगा सकते हैं। इसको यूज करने से पत्ते हैं ये अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे या फिर ऐसे ही? इनको बेशक स्टेन कर लें, डिसॉल्व नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। इसको 4-5 दिन के बाद जो है वो आप स्टेन कर लें और इसको आप जो है वो ड्रॉपर में डाल के इसको अपने फ्रिज में रखना है। नहीं, आप जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी, और वो मर्द हज़रात जो बाइक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन पे भी बड़े असरात आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वेदर के, तो वो भी ये यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यही वाला आप सीरम लें, जैसे क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा जो है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने की जरूरत होती
है। तो एक्सफोलिएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेन्स वाले हैं स्क्रब्स आप वही यूज़ करें। आप क्या करें, हाथ के ऊपर आप ये चंद कतरे जो है वो इसके सीरम के, और ये 8 दिन के बाद आपने दोबारा फ्रेश बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास हो जाएगा जी बिल्कुल, अगर आपके फूल जो है वो नहीं लगे हुए तो आप इन फूलों को ड्राई करके इनका पाउडर जो है वो आप 6 माह के लिए, साल के लिए भी जो है वो रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश आपने इसमें फ्लावर डालने हैं। एक्सफोलिएशन के लिए जैसे आपने बात की कि जो मर्द हजरात हैं तो उनकी जो है वो टैनिंग हो जाती है, तो वो क्या करें, आपने यही वाला जो सीरम है थोड़ा सा आपने अपने हाथ के अंदर डालना है, 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडे की डालनी है, थोड़ा सा जो आटा है जिससे रोटी बनाते हैं वो डाल के, हाथ पे डाल के मिक्स करके, आटा गंदम का आटा आपने फेस के ऊपर, वॉशरूम चले जाएं, फेस के ऊपर लगा के स्क्रब के तौर पे उसमें बेशक थोड़ा सा दही भी डाल लें, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड नेचुरली जो है वो डेड स्किन को जो है वो रिमूव करता है, डेड स्किन रिमूवर है। और आजकल जो आपके एक्सफोलिएटिंग सीरम्स हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं। तो आप अगर बेकिंग सोडा डालेंगे, सैलिसिलिक एसिड, और उसके अंदर आप लैक्टिक एसिड जो कि दही के अंदर मौजूद है वो डाल के आप 3 से 4 मिनट फेस के ऊपर मसाज करें, चेहरे को वॉश कर दें, आपको हैरान कन उसके साथ रिजल्ट मिलेंगे। ये डार्क सर्कल्स भी जो हो जाते हैं, जी बिल्कुल, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? डार्क सर्कल्स के लिए जो आप देखेंगे कोई भी काउंटर के ऊपर आप कोई भी इंपोर्टेड कोई भी आप आई सीरम लेंगे तो उसके ऊपर मेन इंग्रेडिएंट है कैफीन। कैफीन आपकी कॉफ़ी के अंदर मौजूद है। सिंपल है, आपने क्या करना है, सीरम बनाने की रेसिपी, क्योंकि ज़्यादा जो है वो गर्मियों के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि सीरम्स वगैरह यूज़ किए जाए। आपने जो है वो 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन लेनी है, 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर जो है वो रोज़ वाटर डालना है, 1/2 टीस्पून आप उसके अंदर ग्लिसरीन डाल लें। और अगर रिंकल्स भी आ रही हैं आपके आई जोन पे तो आपने एक विटामिन ई का उसमें कैप्सूल ऐड कर लेना है। डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल यूज़ करने की वजह से, ठीक है, उस वजह से भी प्रीमेच्योर एजिंग आ रही होती है। आपको रुकना पड़ेगा, हमारे कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, फैसल अब्बास बात कर रहा हूँ खुशाब से। ठीक, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन है ना, वो थोड़ी धूप पड़ी ना स्किन पे, थोड़ी सी भी धूप तो लाल हो जाती है। जी फैसल साहब, क्या धूप की वजह से कह रहे हैं? जी धूप की वजह से लाल चेहरा हो जाता है, स्किन जो है। सही, स्किन सेंसिटिव है आपकी। चलिए ठीक है, और थोड़ा थोड़ा दाने भी रहते हैं जेल पे, थोड़े थोड़े किसी टाइम में। फैसल साहब, मोटरसाइकिल पे ज़्यादा जाते हैं आप, ज़्यादा मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं? जी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता हूँ मेरे को। अच्छा, बस ये अभी टोटका पूछते नहीं आपा से, आप प्रोग्राम देखते रहें जी, आपके मसले का हल भी बताते हैं आपको। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि इनकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, इचिंग करती है और उसके बाद एक्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए बेहतरीन जो है वो मैं एक टोनर बताती हूँ, ये बना के फ्रिज में रख लें। वो तमाम लोग जिनके गर्मियाँ स्टार्ट होते हैं, साथ ही काफ़ी लोग हैं जिनके ये इशू हो जाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 100 ml अगर आपने रोज़ वाटर लिया है उसके अंदर आपने 1 चुटकी फटकड़ी आपको जो है वो पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, 50 रुपए की ले आएँ। वो एक जिस तरह नमक की डली होती है ऐसे होती है, उसको आप हल्की आंच पे तवे पे ला के रख दें, ठीक है। वो पहले पानी की तरह फैलेगी, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट होगी और उसके बाद वो वाइट हो जाएगी, उसके अंदर से आपको बबल उठते हुए नहीं नज़र आएंगे। उसको आप ठंडा होने दें, उसको फिर आप मोटा मोटा क्रश करके ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रख लें। 100 ml रोज़ वाटर के अंदर 1/4 टीस्पून आपने फटकरी की डालनी है, 1 चुटकी उसके अंदर आपने कपूर और 1 चुटकी आपने उसमें मेंथोल और 1 टीस्पून ग्लिसरीन। जस्ट ये चीजें मिल जाती हैं, ये पंसारी की दुकान से जाए, उन्हें के 50 रुपए की फटकरी दे दें, 50 रुपए का कपूर, 50 रुपए का मेंथोल कूलिंग इफेक्ट देगा, स्किन को ठंडा रखेगा। मेंथोल वैसे भी इस्तेमाल करते हैं जी बिल्कुल, मुंह के लिए फ्रेशमेंट जी, इसके बाद इस्तेमाल कर ले तो ठीक हो जाएगा। इसको आप बना के फ्रिज के अंदर रखें। आप जो है वो बाहर से आए, स्किन बर्न हो रही है, फेस को वॉश करके आंखें बंद करें, फेस पे स्प्रे कर लें। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग क्रीम यूज करके अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर, उनके साथ ये मसला होता है, वो भी इसको दिन में 4-5 दफा यूज करें, स्किन हील हो जाएगी इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कॉल कट गई है मेरे ख्याल से। इंतजार काफी तो ये वाला जो मैंने टोनर आपके साथ शेयर किया है, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ जिनको एक्नी है या बच्चों के गर्मी दाने बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिन्हें पित्त कहते हैं, ब्लिस्टर्स पानी के छाले से बन जाते हैं, बहुत इचिंग करते हैं। कुछ बच्चों की गर्मी से आंखें भी बहुत लाल हो जाती हैं। हाँ जी, है कुछ नहीं उसके लिए, तो वो फिर यही है ना कि आंखें अगर लाल हो जाती हैं, उनके मैदे की गर्मी है, उसके लिए दही का, लस्सी का, उसके बाद तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जो सत्तू
जी 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 शक्कर के अंदर ये ना खत्म होने दें। कभी मैं पीती होगी। ये आप अपने घरों में जो है ना वो गर्मी के अंदर एक तुखमे लंगा और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दे प्लीज। जी मेरा नाम नुसरत है और मैं खुशाब से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा है 20 साल का जी। तो उसकी ना एक साइड से हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं, बल्कि बाकी चेहरा उसका बिल्कुल वाइट है, लेकिन हाथ उसके काले हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए अगर कुछ है, और एक साइड पे ना उसकी गर्दन भी थोड़ी काली सी हो गई है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाता है, टाइम बहुत कम है, 60 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने इनको आपके साथ जो शेयर की है लैक्टिक एसिड दही वाली जो रेमेडी हमने इससे पहले शेयर की है, एक तो ये वो उनको यूज़ करवाएं, दूसरे नंबर पे ये एक उपटन बना के उसके लिए रख लें। 1 कप जौ का आटा, 1 कप गंदम का आटा, 1 कप जो है वो मैदा ले, 1 कप मसूर की दाल को ग्राइंड करके उसका आटा, और 1 कप जो है वो माश को ग्राइंड करके उसका आटा, इन सबको मिक्स करके छान ले। 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी का डाल लें, ठीक है। ये बेहतरीन ये बेहतरीन जो है वो एक्सफोलिएटर है। इस तरह के जिनके इश्यूज होते हैं, इसको यूज़ आपने दही के अंदर करना है। दही में इसकी जो है वो उपटन की तरह से पेस्ट बनाएं, एक लेप लगा दें और ये 10 मिनट के लिए ड्राई होने दें, उसके बाद मसाज करते हुए वॉश कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर आपा। और हमारे जो देखने वाले और जो हमारी बहन हमें कॉल कर रही थी, अगर उनको ये नहीं पता कि पहले क्या बात हुई है जो कि नैयर आपा ने कोड किया है, तो आप हमारे सुनो पाकिस्तान के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जाकर आज का शो देख सकते हैं, ये सेगमेंट देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टोटके आज शेयर किए गए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नैयर आपा आपका। मुझे और शहर बानो को इजाज़त दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।